क्या आप जानते हैं एक छोटी सी लड़की जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया और किसी ने यकीन नहीं किया होगा जब उन्होंने गाना शुरू किया कि वो आगे चल के भारत की स्वर कोकिला बन जाएगी। एक ऐसी आवाज जिसे सुन के करोड़ों लोगों की आंखें आज भी नम हो जाती है। लेकिन उनकी ये सारी सफलता आसान नहीं। क्या उन्होंने कभी संघर्ष किया या नहीं किया? क्या उन्हें सब कुछ परिवार से मिल गया? और आखिर उनके व्यक्तित्व की सबसे ताकतवर वाली बात क्या थी? देखो, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसी भी बातें होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी के बारे में। आप सब ने इनके गाने सुने होंगे, है ना। इनकी एक बहुत फेमस लाइन भी है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मैं इनके गाने गा तो नहीं सकता हूं, है ना, क्योंकि नो डाउट लता जी हैं, वो लता दीदी के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर इनके बचपन से लेके इनके पूरे जीवन की कहानी को दर्शाता है। ये चैप्टर बेसिकली एक इंटरव्यू है जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। जो हमारे लेखक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया लता दीदी का और उनके बचपन से लेके उनके कैरियर के बारे में बहुत सारी कहानियां यहां पे साझा की है, जिसको हम समझने वाले हैं। लेकिन जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो ना, तो इस चैप्टर को बस यूं ही लेके नहीं निकल जाना है कि बस एक दूसरा ही तो चैप्टर था जिसमें एक पर्सनालिटी के इंटरव्यू के बारे में बात थी। नहीं, अगर आप सही में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है कि यार वो भारत रत्न अवार्डी थी, इतनी महान सिंगर थी, लोग उनके गाने आज भी सुनते हैं और वो हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने त्याग किया है बेटा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कहानी की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लें। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। जी हाँ जी, ये वही है जिन्होंने लता मंगेशकर जी का ये इंटरव्यू लिया। बहुत ही सांस्कृतिक लेखक रहे हैं। 1977 में अयोध्या में इनका जन्म हुआ और शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल जो सिंगर हैं उनके जीवन और कला पे इन्होंने बहुत गहरी शोध यानी रिसर्च करी है। तो सिर्फ लता दीदी नहीं, उनके अलावा जो भी सिंगर्स रहे उस टाइम पीरियड के, उनके साथ इनके बहुत से इंटरव्यू थे। यहां पे हम सिर्फ इस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हम लता मंगेशकर जी के बारे में बात करें, भारत रत्न से सम्मानित, मतलब जैसा मैंने कहा आपको वीडियो की शुरुआत में कि 5 साल की उम्र में ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ले ली थी और वहीं से शुरुआत हो गई थी। तो आप सोचो 5 साल की उम्र में आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या करते थे, जरा सोचो, जरा होश ही नहीं था चीजों के बारे में। लेकिन इनका जो जीवन है ना, संगीत के अलावा जो इनके जीवन का संघर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि इंटरव्यू में हुआ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन की शुरुआत की गई वो इनके बचपन से की गई। अब जैसे ही बचपन में आए तो बचपन में इन्होंने सबसे ज्यादा जो बात की वो अपने बात करी पिता यानी पापा के बारे में। ये बताती हैं कि इनके जो पिता हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा, बहुत मेन किरदार है वो इनके जीवन को लेके। जो इनके जीवन में संगीत आया, जो डिसिप्लिन आया, वो इनके पिताजी से आया। इनके पिताजी जो थे वो नाटककार थे, घूम घूम के नाटक करना, संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। तो उनका जीवन बिल्कुल संगीत में डूबा था, हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा इन्होंने अपने पिताजी को। लेकिन पिताजी का ख्वाब बहुत कुछ था, बिना कुछ कहे ही आंखों से ही वो इशारे से सब बच्चों को समझा देते थे, है ना। वो बस हमको गंभीरता से देखते और इतने में ही हमारा रोना धोना तो शुरू हो जाता था। भाई ये खौफ तो मेरे पिताजी का भी है, आपके पिताजी का भी रहा है ना। तो भैया पापा का खौफ होता है, उन्हें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंखों से चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन देखो वो खौफ बहुत जरूरी है, वो डर बहुत जरूरी है। वो डर और खौफ ये जो हमें थोड़ा सा ना डिसिप्लिन करता है, थोड़ा सिंसियर करता है, अपने लाइफ को लेके, कैरियर को लेके थोड़ा सीरियस बनाता है। तो वही बताती है कि इनके पिताजी का खौफ और सम्मान, मतलब एक ही नजर अनुशासन के लिए काफी थी, किसी डांट की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इनके जीवन में जो संगीत आया, जो संगीत को रियाज करने के लिए जो डिसिप्लिन आया, वो इनके पिताजी की वजह से आया। ये बताती हैं कि इनका सुबह से शाम तक जो दिनचर्या रही है बहुत अर्ली एज में ही, क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी के देहांत के बाद पूरे जो घर की जिम्मेदारी है वो इन्होंने ही संभाली और बहुत अर्ली स्टेज से ही, अर्ली अपने जीवन के, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, जिस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं इनके एज के, उस समय से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताती हैं कि कैसा माहौल रहता था, क्योंकि पिताजी नाटक में थे तो रात 9 बजे मतलब ड्रामा कंपनी के नाटक की शुरुआत होती थी, मध्य रात्रि तक, आधी रात तक लंबी गायन और रागदारी बेसिकली रियाज होती है राग को लेके, ठीक है, वो हुआ करती थी। और 2-3 बजे कहीं जाके नाटक की समाप्ति होती थी।
और फिर अगले दिन से सेम दिनचर्या शुरू हो जाती थी। अच्छा, इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक और जिक्र किया है पिताजी के बारे में, जो आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि इनके पिताजी जो सुर के जादूगर थे वो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग किया करते थे। नया प्रयोग कैसे करना? जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने एक राग गाया, उस राग में जो सा है उसको बदल दिया और कोई नया राग जोड़ दिया। यानी हर बार कुछ भी वो गाते थे उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कहते हैं ना एलिमेंट्स में चेंज कर देना और फिर वापस से उसी जगह पे आ जाना। बताते हैं इनके पिताजी का योगदान रहा मराठी रंगमंच में, जहां पहली बार कर्नाटक और पंजाब का संगीत भी लाया गया। सेक्युलर इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, और कल्चर ही जोड़ता है हमें एक दूसरे को। तो पहली बार मराठी रंगमंच में जो कर्नाटक और पंजाब का संगीत आया उनके पिताजी की ही देन। अब जैसा मैंने बताया कि पिताजी का देहांत बहुत ही अर्ली एज में हो गया, जब ये छोटी ही थी, स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी इनकी आ गई। तो इन्होंने अपना फिर सारा ही जीवन सिर्फ एक बात को ही सौंप दिया, वो था इनका परिवार और संगीत, बस कुछ और। तो घर एकदम मतलब घर का खाली समय हो या काम हो, हर पल परिवार की ही जरूरतें पूरा करने का संघर्ष लगा रहा है, इनके दिमाग में कुछ और नहीं। लता दीदी ये भी बताती हैं कि एक समय हुआ करता था कि जब वो दिन दिन में, क्योंकि उस समय तो इतना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो कभी एक रिकॉर्डिंग एक स्टूडियो में हो रही है, फिर दूसरे स्टूडियो में, फिर तीसरे स्टूडियो में, सुबह से लेकर रात तक रिकॉर्डिंग हुई करती। बट इन सब तकलीफों से उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको सिर्फ अपना और अपने परिवार को देखना था। मतलब बहुत क्लियर था, उनको सिर्फ एक ही चिंता होती थी कि आने वाले कल में मतलब मेरे कितने और गाने रिकॉर्ड होने हैं, है ना, जो गाने हेल्प करेंगे उनके परिवार के पालन पोषण। तो उनके दिमाग में कोई और टारगेट नहीं था। बट कभी भी लता दीदी ने सोचा नहीं होगा कि जहां वो रिकॉर्ड बना रही हैं, गाने रिकॉर्ड करने का, और सिर्फ वो गाने रिकॉर्ड होके वो रिकॉर्ड का ब्रेक नहीं करने वाली हैं, एक कहते हैं ना लोगों के दिमाग में एक फुटप्रिंट जो छोड़ जाना, एक जो पहचान वो छोड़ के गई हैं। अगर आप में से, क्योंकि आप लोग बहुत, मुझे पता नहीं आप लोग जैन जी हो, तो आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने गाने सुने होंगे। अगर आपने लता मंगेशकर का कोई भी गाना सुना जो आपका फेवरेट रहा हो, सुना आप सबने, आपका फेवरेट कोई गाना है तो आप कमेंट करके बताना। जैसे मेरे फेवरेट एक बहुत प्यारा गाना है उनका, आई थिंक रंग दे बसंती मूवी का एक गाना है, ए.आर. रहमान का म्यूजिक है और बहुत प्यारा गाना है, नुक्का छुप्पी बहुत हुई सामने आ जाना। सुना है? अब मैं प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट क्लेम के रीजन से, पर सुनना, बहुत प्यारा मधुर गाना है, ठीक है। फिर उनका एक देशभक्ति गाना जो उन्होंने स्टेज पे गाया था, तो भाई साहब लोगों के आंसू निकल गए थे। कारगिल युद्ध के बाद वो गाना लिखा था, मेरे वतन के लोगों, है ना, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत प्यारा गाना है, नहीं सुना है तो सुनना। अच्छा, साथ ही साथ जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा तो जीवन की बात हुई, उनके संघर्ष की बात हुई, फिर बातें हुई कुछ कलाकारों के बारे में भी, मतलब आर्टिस्ट के बारे में, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एडमायर करती हैं दूसरे आर्टिस्ट को, जिसमें श्याम सुंदर जी का नाम आ रहा है, सी रामचरण जी का नाम आ रहा है, सज्जाद हुसैन का नाम आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनका जो संगीत को लेके प्रेम बढ़ा, जो संगीत को लेके उन्हें एक चीज समझ में आई कि संगीत में कितनी ताकत है अगर आप सही तकनीक से संगीत का इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि पुराने टाइम में कहते थे ना कि लोग संगीत गा के बारिश करवा देते थे तो आग लग जाती थी, तो मतलब ये चीजें, बहुत ताकत होती है संगीत में। लेकिन यह है कि उस टाइम में जो संगीतकार रहे उनके पास तकनीक और साधन कम हुआ करते थे, लेकिन उन कम तकनीक और साधन में भी नो डाउट पुराने टाइम का म्यूजिक ज्यादा मेलोडियस दिखाई देता है। जबकि आज के टाइम में तो भाई बहुत चीजें ना, ऑटो ट्यून आ गया है, आप लैपटॉप से म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप किसी भी बेसुरे, मतलब इवन मैं भी इतना खराब गाऊंगा, मैं भी अभी ऑटो ट्यून वगैरह करके अपनी आवाज को बेहतर कर सकता हूं, लेकिन उस समय तकनीकें कम थी। तो उनसे पूछा, जो यतेंद्र मिश्र जी हैं, उन्होंने पूछा इंटरव्यू के दौरान कि दीदी आप जरा बताओ कि उस समय के दौर में और आज के दौर में आपको क्या फर्क दिखाई देता है। तो कहती है कि उस समय का दौर सुनहरा दौर था, तकनीकें कम थी, टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ही गहरी थी और बहुत ही असीमित थी, यानी इन्फिनाइट थी, अनलिमिटेड थी। संघर्ष बहुत अधिक था लेकिन संतोषजनक था। वही अगर आज की बात करें, आधुनिक युग की, तकनीक बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है। कुछ म्यूजिशियन के भी नाम लिए, जैसे कि ए.आर. रहमान के साथ उन्होंने काम किया, जतिन ललित के साथ उनका बहुत सारा म्यूजिक है। जिन्होंने पहले था जतिन ललित जी, तो अगर आपने DDLJ देखी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गाने जरूर सुना होगा, है ना, तो वो सारे गाने यहीं पे वो म्यूजिक है, लता दीदी की आवाज है, जतिन ललित का म्यूजिक है ना। ए.आर. रहमान के म्यूजिक में भी बहुत सारा काम किया है। तो उनका ये मानना था कि भाई साहब अगर आज की टेक्निक उस समय के उस्तादों को दे दी जाती ना, तो भैया कमाल ही कर देते वो, है ना, कमाल ही कर देते।
फिर जब इंटरव्यू और आगे बढ़ा तो अगर आपने लता मंगेशकर को देखा होगा तो वो हमेशा कोई कलरफुल नहीं, बहुत प्लेन और सिंपल साड़ी पहना करती थी। मोस्टली आपको व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हुई दिखती थी। अब इसके पीछे सवाल है कि उनका मतलब ऐसा क्या था कि उनकी बहुत बेरंग सी सादगी थी। सिंप्लिसिटी है लेकिन कलरफुल नहीं है, बेरंग है ना। तो पूछा इंटरव्यू ने कि आपने हमेशा रंगों से परहेज क्यों किया है, मतलब कभी भी मतलब कोई भी रंग आपको अच्छा नहीं लगता या कोई भी रंग आपको कभी किसी ने रंगीन साड़ी पहनते हुए देखा नहीं, है ना। वो हमेशा सफेद रंग की साड़ियों में ही लता जी दिखाई देती थी। तो बेसिकली उनका ये था कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है ना, जो पर्सनैलिटी रही है, बहुत सिंपल रही है। इस इंटरव्यू के अलावा मैंने जितने और इंटरव्यू भी उनके सुने हैं तो कहा जाता है कि जब भी वो मंच पे जाती थी गाना गाने या रिकॉर्डिंग करने जाती थी तो कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी, खाली पांव जाती थी वो स्टेज पे। अब सोचो कितनी बड़ी सिंगर, किस चीज की कमी रही होगी। बट लेकिन यही है कि अपने कला को लेकर उनका समर्पण, सादगी उनकी बहुत सिंपल रही है, ठीक है। तो ये चीज उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। मतलब उन्होंने बताया कि जैसे कि उनके घर में त्योहारों का भी बहुत प्रचलन रहा है। त्योहार के बारे में बात करते हैं, होली मनाई जाती थी बट होली थोड़ी अलग ढंग से मनाई जाती थी। जैसे उनके यहाँ होलिका दहन जो होता था, उसके बाद जो उस होलिका दहन की राख होती है उनसे वो ऐसे होली खेला करते थे, मिठाइयां बांटी जाती थी, नारियल बांटे जाते थे। एक बहुत ये बताया टर्म यहाँ पे गुरगुर, है ना, गुरगर। मैं इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं तो देख लेना। तो ये दूसरे दिन होलिका की राख से खेली जाती थी। रंग पंचमी यानी 5वें दिन जो माता पिता है उनके द्वारा केसर का घोल लगा के फिर घोल छिड़का जाता था, ठीक है। फिर आपकी माँ के द्वारा बच्चों भाई बहनों की आरती की जाती थी। तो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेडिशन है आज के टाइम में। आज के टाइम में तो आप जान ही रहे हो कि होली को सेलिब्रेट करने का लोगों का एक अलग मोटिव और एक अलग, है ना, मनसा रहती है। बट उस समय ऐसा नहीं था, तो आजकल की होली से वो प्रभावित नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ना बहुत चीजों से, होली वगैरह त्योहार वगैरह जहां रंग वगैरह है उनसे अपने आप को दूर कर लिया और बहुत सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि मतलब कि उनके जीवन में ना दो ही चीजें थी, परिवार का पालन पोषण और दूसरा संगीत। तो इसीलिए वो अपने आप को बहुत सिंपल चीजों से कट करके फोकस होकर अपने कला पे ध्यान रहती थी। जैसे मैंने बताया, उन्होंने तानसेन के बारे में बताया, जिक्र करती थी संगीत में इतनी ताकत है कि भाई वो दीपक जला सकते थे या वर्षा करा सकते थे। और ऐसा सही में कहा जाता है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था बचपन में कि कोई ऐसे गाना गा के कैसे ऐसे कर सकता, बट नहीं। तो एक्चुअली में क्या होती है, जो म्यूजिक होता है म्यूजिक में क्या है, साउंड में है फ्रीक्वेंसी। और जब आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर पाओ विद द साउंड वेव, तो आप नो डाउट आप दीपक भी जला सकते हो और सही में वर्षा भी करा सकते हो। तो इसके लिए भैया बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और चीजों की जरूरत होती है। तो इन सब बातों में अच्छा, अब यहां पे अगर मैं कुछ और चीजें देखूं जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज हुई है, जैसे कि आपके रागदारी। तो रागदारी मैंने बताया बेसिकली, जैसे लता जी बताती हैं कि उनके घर में जो पिताजी थे उनकी बहुत स्ट्रिक्ट मतलब ये डायरेक्शन थी कि कोई भी ना मूवी जो है वो या तो धार्मिक होगी या फिर देशभक्ति मूवी होगी। तो एक तानसेन करके कोई मूवी आती थी, वो मूवी देखा करती थी और रात में वो तकिया लगा के ऐसे मंच पे बैठ जाती और वहां पे वो अपने राग छेड़ती थी और उनके छोटे भाई बहन नीचे बैठ के दर्शक की तरह उनको सुना करते थे। तो ये चीजें थी। फिर उन्होंने बताया कि उनके घर में, उनके परिवार में एक और टर्म है मंगलागौर, है ना, मंगलागौर, जहां बेसिकली क्या होती है, घर की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो इकट्ठा होती थी और वहां पे नाच गाना नृत्य वगैरह होता था। तो वहां से भी उनको म्यूजिक का बड़ा आया। फाग यानी फागुन का जो रंग है वहां से। फिर आपका सोहर, सोहर मतलब बच्चे के जन्म पे भी मंगल गीत गाए जाते थे। बधावा यानी बधाई और उत्सव के गीत। तो यानी जो गीत उनके लाइफ में आया, जो म्यूजिक उनके लाइफ में आया ना, वो कल्चर से बहुत ज्यादा आया। तो ये बताती है कि मतलब भारत के कल्चर में, और आप अपने घर में भी देखो, हमारे घर में भी होता है ना, शादी होगी तो गाने वाने होते, मैं डीजे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके घर में भी होता होगा, संगीत का कार्यक्रम होता होगा, महिलाएं बैठ जाती होंगी ढोल पतासे लेके, है ना। अगर जो लोग बिहार से वो रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे शादी के टाइम में जब बारात पहुंचती है तो वहां की जो महिलाएं हैं वो बारातियों को बड़ा अपशब्द कहती है, लेकिन वो बहुत सगुन माना जाता है, ठीक है, वो वहां का लोकगीत। तो इस तरीके से जो गीत जो है वो हमारे कल्चर में बहुत है। अब यही उनके डायरी के पन्नों में कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ये सुझाव, ये एडवाइस उनके फादर ने उनको दी थी, जिसको उन्होंने बहुत ध्यान रखा। और जब उनसे कहा गया कि लता दीदी आप तो मतलब अमर हैं, आपकी वॉइस अमर है, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है।
तो बहुत सिंपल, बहुत सोबर। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने कोई इंटरव्यू नहीं देखा है ना, आप यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो कि बहुत सारे इंटरव्यू, आपको पता चलेगा कि कितने निर्मल स्वभाव की महिला रही वो, है ना। उनके गीत आज भी हमारे बीच है। वही वाली बात, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है, ठीक है। तो ये था इंटरव्यू या कहो आप साक्षात्कार श्री लता मंगेशकर जी का यतेंद्र मिश्र के द्वारा। अगर मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इसमें जितने भी पॉइंटर मैंने बताए हैं, चाहे उनके पिताजी को लेके हो, चाहे उनके संगीत के संघर्ष को लेके हो, फिर कुछ कलाकारों के बारे में जो जिक्र किया गया हो, टेक्निकल पॉइंटर पे वहां पे आपके प्रश्न बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिए और आप ये बताइए कि क्या आप ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पे अकेले खड़ा होना पड़ा हो? इसका जवाब भी देना थोड़ा आत्ममंथन करके। या फिर एक चीज और बताओ कि आपके परिवार की वो कौन सी ऐसी सीख है या नियम है जिसका पालन आप बिना किसी के याद दिलाए स्वतः करते हो? मैं आपको बताता हूं इसका जवाब, जो मुझे विरासत से मिला है मेरे पिताजी से। वो है एक अच्छा संस्कार। संस्कार जैसे कि छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि मुझे जब भी कोई बड़े लोग दिखते हैं, मैं ये नहीं देखता हूं मेरे रिलेटिव है नहीं है, मैं उनको झुक के प्रणाम करता हूं, ना कि इस तरह से नमस्ते। तो ये विरासत से मुझे मिला। मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे सिखाया कोई भी बड़े लोग चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। और मुझे बहुत सुकून लगता है। तो एक वो चीज है ना, बड़ों का सम्मान करना, घर में कोई आए तो उनसे सबसे पहले पानी पूछना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब मुझे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरिट मेरे साथ आ गई है। दादाजी ने तो यहाँ पर देखो, यहाँ समय की बात कही कि तकनीक के साथ चीजें हुई है, लेकिन पुराने दिग्गज जो है उन्होंने कम सीमित साधनों के साथ काम किया और बेहिसाब काम किया। तो ये है आपका पूरा इस कहानी का सारांश जो आपको समझ में आ गया हो। अब इसकी जो पीडीएफ है, वो सुनहरी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगी। मेरा नाम कुमार शानू है। आपको अच्छी लगी अगर ये ओपी सीरीज जो हिंदी की चल रही है, बाकी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी जिसमें हिंदी के पूरे चैप्टर्स है। अब तुम्हें हिंदी में चैप्टर्स के अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए वो तुम कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। बाकी अगर तुम्हें पुराने चैप्टर्स देखने हैं तो यहाँ क्लिक करो।